हाय गाइस, कैसे हैं। स्वागत है आपका फिर से शुक्ला एजू गैलेक्सी में। आज हम साइंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि कक्षा 8वीं से लेकर 10th तक आता ही आता है, लेकिन इसके कुछ हिस्से अभी मैं बताऊंगा। कुछ हिस्से आपको 11th और 12th में भी समाहित हैं, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर को जितने अच्छे ढंग से पढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसको डिफाइन कैसे करते हैं, उसके पहले हमें एक बड़ी ही रोचक कहानी से होकर गुजरना पड़ेगा। कहानी यूं है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन एक दिन घर के बाहर एक सेब के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ करके प्रकृति का नजारा ले रहा था। इतने में ही उस सेब के पेड़ से सीधा एक फल गिरा और उसके सर पे आ टपका। एक बार चिल्लाया, फिर उसके दिमाग में ये बात आई, आखिर जब सेब पेड़ से निकला, पेड़ से अलग हुआ, पेड़ से टूटा, तो दाएं बाएं ऊपर तिरछे क्यों नहीं गया, वो सीधे लंबवत ही क्यों आया। परपेंडिकुलर आता है, सीधा आता है, तिरछे नहीं आता है। सोचते 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 उसके दिमाग में कोई बात आई, चिल्ला पड़ा, यूरेका। यूरेका एक लैटिन वर्ड है, यूरेका। यूरेका मीन्स आई गॉट इट, मैं समझ गया, मैं पा गया, मुझे मिल गया। क्या मिल गया उसे? मिल गया या आइडिया मिल गई। आइडिया क्या मिल गई उसको? यहां पर ये सेब एक पिंड है, एक ऑब्जेक्ट है ब्रह्मांड का, और उसके मुकाबले में ये धरती है ना, धरती अर्थ, वो भी एक पिंड है। उसने ये बताया कि दुनिया में या ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने का काम करते हैं। आप यहां पर दो लोग बैठे हैं आसपास में ना, आप भी खींच रहे हैं, आप दोनों के बीच में भी आकर्षण बल है। ब्रह्मांड में जितने पिंड हैं, जितने ग्रह हैं, उपग्रह हैं, उसमें भी आकर्षण बल है। लेकिन भैया तब पता क्यों नहीं चलता? मेरे बगल में कोई व्यक्ति खड़ा है या मेरे सामने ये मोबाइल है, स्टैंड है, हम एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर भी मोबाइल मेरी तरफ या मैं मोबाइल की तरफ क्यों नहीं जा रहा हूं? इसका रीजन है कि हमारे दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल इतना नगण्य होता है, इतना कम होता है, इतना न्यूनतम होता है कि हमको आभास नहीं होता, लेकिन बल तो लगता ही लगता है। वैसे यहां पर दो पिंड हैं, एक है सेब, एक है धरती। दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। अब लेकिन जिसकी तरफ ज्यादा आकर्षण बल होगा, पिंड उधर चला जाएगा। फिर उसके दिमाग में बात ये आई कि क्या जब ये पृथ्वी अपनी तरफ खींच रही है सेब को, तो चंद्रमा को नहीं खींचती होगी और ग्रहों को नहीं खींचती होगी? इसका आंसर हाँ, खींचती होगी। लेकिन प्रश्न ये उठा, जब चंद्रमा को भी ये पृथ्वी अपनी तरफ आकृष्ट करती है, बुलाती है, खींचती है, तो भैया चंद्रमा गिरकर नीचे क्यों नहीं आ जाता? कितना मजे की बात होती ना, चंद्रमा नीचे आ जाता, हम लोगों के पास में रहता, क्यों नहीं आता? तो क्यों नहीं आता, इसका निराकरण हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर करेंगे। अभी हम इसको कंफर्म करते हैं। तो उसको एक प्रकार का निष्कर्ष उसके दिमाग में आ गया। निष्कर्ष क्या आया? पृथ्वी जो है सारे पिंडों को अपनी तरफ आकृष्ट करती है, या यूं कह लो कि सारे पिंड एक दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकृष्ट करते हैं। अब रह गई बात, जिसकी तरफ लगने वाला बल ज्यादा होगा वह कम वाले को खींच लेगा, जैसे पृथ्वी ने सेब को खींच लिया। कोई भी पिंड जब भी ऊपर छोड़ेंगे तो पृथ्वी की तरफ आएगा। ऐसा नहीं होता कि कभी कभी वो पिंड भी पृथ्वी को अपनी तरफ खींच ले। ऐसा संभव तब होगा जब कोई पिंड पृथ्वी के बराबर क्षेत्रफल का, बराबर परिधि का होगा। ऐसा संभव नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स को डिफाइन कैसे करेंगे, परिभाषा कैसे देंगे, आप ध्यान में बैठा लेंगे।
पृथ्वी द्वारा किसी भी पिंड पर लगाए जाने वाले आकर्षण बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। माने पृथ्वी सारे पिंडों पर अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए एक बल अप्लाई करती है, एक फोर्स अप्लाई करती है। उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब आप इसे यूं समझ लीजिए, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ, द फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको हम F से शो करते हैं। तो ये आपको डिफिनेशन हो गई गुरुत्वाकर्षण बल की। अब हमें ये बात कंफर्म करनी है कि आखिर पृथ्वी जब सीएम को खींच सकती है तो चंद्रमा या अन्य ग्रहों को अपनी तरफ क्यों नहीं आकृष्ट कर पाती है। इसके लिए हमें अगला पॉइंट देखना पड़ेगा। अगला पॉइंट आपके सामने मैं देता हूं, वो जो कि इस प्रकार से है। ये आपके सामने रहा, जो कि आपको बताएगा कि पृथ्वी अगर चंद्रमा पर या अन्य पिंडों पर भी आकर्षण बल लगाती है तो वह पिंड नीचे क्यों नहीं आते। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा वृत्ताकार गति, सर्कुलर मोशन। तो पहले ये वृत्ताकार गति क्या होती है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, इसको डिफाइन कर लेते हैं तो आपके लिए आसान रहेगा। वृत्ताकार मार्ग पर चली हुई दूरी को या चली हुई दूरी की दर को हम वृत्ताकार गति कहते हैं। अब कोई पिंड मान लो बिंदु ए पर है, ए से लेकर के पूरा घूमते हुए फिर ए पर आएगा, उसके द्वारा चली गई दूरी होता है 2πr, माने वृत्त की परिधि। अब कितने समय में चले हैं उसको हम टाइम से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा वृत्ताकार गति का सूत्र। वृत्ताकार गति की परिभाषा क्या हो गई? वृत्ताकार मार्ग पर चली हुई दूरी या तय की गई दूरी की दर को हम वृत्ताकार गति का रूप देते हैं। द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑन एनी सर्कुलर पाथ बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। माने किसी वृत्ताकार रास्ते पर पिंड द्वारा चली गई दूरी की दर को हम कहते हैं वृत्ताकार गति। अब वृत्ताकार गति कैसे अप्लाई होती है, क्या होता है, उसको हम इस फिगर से समझेंगे। अब देखिए, यह एक है पहिया, मान लो एक वृत्त है, नहीं ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन में है। तो अब यहाँ कोई पिंड ए पर है। अब आप यूं समझें, आप एक रस्सी आपके पास होगी, ऐसे मान लो, ये देखिए रस्सी है ऐसे आपके पास में। रस्सी के इस सिरे पर कोई पिंड बांध लीजिए ऐसे, ठीक है। अब इसको ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ना, ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने पर होता क्या है, जो ये सिरा बंधा हुआ है इस पिंड पर, तो उस पिंड को केंद्र की तरफ एक बल खींच रहा। माने यहां देख रहे ना, पिंड घूम रहा है तो केंद्र कहां है, यहां पर है, केंद्र की तरफ एक बल लग रहा है। दूसरी बात, इस पर एक बल और लगेगा, माने इस पिंड पर एक बल तो लग रहा है केंद्र की तरफ, ठीक है, और एक बल लग रहा है इसके दिशा के अनुरूप। अब देखना, माने इस पिंड पर, घूमते हुए पिंड पर दो प्रकार का बल कार्य कर रहा है, दोनों लंबवत हैं। एक बल तो केंद्र की तरफ काम कर रहा है और एक बल इसकी दिशा के लंबवत काम कर रहा है। अब देना, अब ये पिंड जब केंद्र की तरफ बल लग रहा है इस पिंड पर, तो पिंड यहां क्यों नहीं आता? प्रश्न उठेगा ना, पिंड यहां पर क्यों नहीं आता? या फिर जब इसकी दिशा के अनुरूप एक बल काम कर रहा है तो पिंड आगे क्यों नहीं जाता, घूम क्यों रहा है? इसका आंसर है कि ये दोनों बल, केंद्र की तरफ लगने वाला बल और इस दिशा के अनुरूप लगने वाला बल, दोनों बैलेंस हैं, दोनों संतुलित हैं। अगर ये दोनों बल असंतुलित हो जाएंगे, इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो जिधर बल ज्यादा लगेगा पिंड उधर चला जाएगा। माने अगर केंद्र की तरफ बल लगता है तो पिंड आ जाएगा केंद्र पर, और अगर दिशा के अनुरूप बल लगता है, अभी देखो ऐसे घुमाते घुमाते अगर छोड़ दे रस्सी तो क्या होता है, तभी घूमता है नहीं, वो पिंड जो है सीधा निकल जाता है आगे।
तो ये दोनों बल संतुलित होते हैं। इसी प्रकार का बल ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, जो भी वृत्ताकार मार्ग पर चल रहे हैं, उन पर लगता है। ठीक है, वृत्ताकार मार्ग पर चलने वाले सारे पिंडों पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं। एक लग रहा है केंद्र की तरफ, एक लग रहा है दिशा के अनुरूप, दोनों बैलेंस हैं। अब अगर सोचो ये बल मैं हटा लूं, ये बल हटा लूं, तो पिंड सीधा आएगा केंद्र की तरफ। अगर ऐसा ब्रह्मांड में हुआ, सारे के सारे पिंड एक दूसरे से टकरा जाएंगे और महाविनाश होगा, सब कुछ पिंड नष्ट हो जाएगा। इसलिए जरूरी है ये। अब ठीक है, अगर मैंने इसको हटा लिया तो पिंड सीधा निकल जाएगा, और जब पिंड सीधा निकल जाएगा तो पिंड उस टकराएगा, तब भी महाविनाश की स्थिति पैदा होगी। इसलिए हर पिंड पर दो प्रकार का बल काम करता है, एक केंद्र की तरफ और एक दिशा के अनुरूप, और दोनों बैलेंस होते हैं। इसलिए सारे के सारे पिंड अपनी एक नियत कक्षा में सर्टेन पाथ में घूमते हैं। कभी भी कोई पिंड किसी के मार्ग में जाता नहीं है। ठीक ना, वो मार्ग बदल ही नहीं पाएंगे। अब ये चल रहा है ना, अब इस पिंड पर चलते चलते मान लो बी पर आ गया, बी पर भी यहाँ केंद्र तरफ लगेगा और इधर लगेगा। क्या आ गया, सी पर आ गया, सी पर इधर लगेगा और इधर लगेगा। हमेशा ये दो बल इस पिंड पर अप्लाई होते रहेंगे। इसलिए यह वृत्त जो है, एक पिंड जो है, एक वृत्ताकार मार्ग में गमन करता रहेगा, और यह वृत्ताकार मार्ग सुनिश्चित होता है, कभी बदलता नहीं है। अब आप ये समझ गए होंगे, यही रीजन है कि चंद्रमा या अन्य पिंड धरती की तरफ नहीं आते हैं। ठीक है, अब आगे देखें इसमें और कौन चीजें हमें क्लियर हो पाती हैं। अब ये बात समझ जाने के पश्चात हमें एक बात ये समझ में आ गई कि वृत्ताकार मार्ग पर गमन करते हुए किसी भी पिंड पर केंद्र की तरफ से एक बल लगता है। उस बल को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, ठीक ना, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। अब ये अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इसकी परिभाषा सुन ले, बड़ी सिंपल सी है, आप समझ गए होंगे। केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है, जो बल केंद्र की तरफ से लग रहा है, केंद्र की दिशा में लग रहा है, उसी बल को तो अभिकेंद्र बल बोलेंगे ना। ऐसा बोलेंगे, वृत्ताकार गमन करते हुए किसी भी पिंड पर केंद्र की तरफ से लगने वाले बल को केंद्राभिमुख या अभिकेंद्रीय, दो नाम है, आप जरा याद रखना, केंद्राभिमुख। ठीक है, केंद्राभिमुख बल माने वृत्ताकार गति करते हुए पिंड पर केंद्र की तरफ से लगने वाले बल को हम क्या बोलते हैं, केंद्राभिमुख बल या अभिकेंद्र बल। मीन्स द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, द फोर्स अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। तो आपने ये केंद्राभिमुख बल पढ़ लिया। अब केंद्राभिमुख बल की क्या क्या उपयोगिताएं होती आप में समझ लीजिए। अभी देखे होंगे, कभी भी जब किसी रोड से आप जा रहे हैं, रोड पर सीधा जा रहे हैं, जब आपको टर्निंग पॉइंट लेता है तो टर्निंग पॉइंट सीधा ऐसे नहीं लेते हैं, सीधा झुक करके झुकना पड़ता है। क्यों झुकना पड़ता है, केंद्र की तरफ लगने वाला बल। अगर आप झुकेंगे नहीं, आप साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो या फिर फोर व्हीलर चलाते हो या एरोप्लेन में बैठे होंगे, जब भी एरोप्लेन यहां से उड़ता हुआ कहीं दिशा बदलेगा ऐसे, तो सीधा ऐसे नहीं जाएगा, सीधा केंद्र की तरफ झुकेगा। मतलब केंद्र की तरफ लगने वाला बल चाहिए तभी वो मुड़ पाएगा। अगर नहीं झुकेगा तो कभी भी नहीं मुड़ सकता। ठीक है, तो साइकिल चलाने के लिए या फिर कोई वृत्ताकार मार्ग पर जब कोई धावक दौड़ता है, तो जब वो धावक मुड़ने की स्थिति पाता है, थोड़ा वो मुड़ जाता है ताकि केंद्र की तरफ बल लगे, क्योंकि जब तक केंद्र की तरफ बल नहीं लगेगा तब तक दिशा वो नहीं बदल पाएगा, तब तक अपनी दिशा नहीं बदल पाएगा। इससे एक पॉइंट आप समझ गए होंगे कि किसी भी पिंड के वेग के परिमाण और दिशा बदलने के लिए बल बहुत जरूरी होता है। नहीं, अभी ये पिंड का दिशा बदलनी है तो भी बल लगाना पड़ेगा, अब वेग का परिमाण बदलना है तो भी बल लगाना पड़ेगा। और अभिकेंद्र बल का और क्या एग्जांपल हो सकता है, आप देख लेंगे। जैसे मथानी होती है, घर पे
छाछ को मथते हैं पूरा ना, मक्खन निकल आता है, तो मक्खन केंद्राभिमुख बल के कारण ही होता। जब मथानी मथेंगे तो एक वृत्ताकार गति बनेगी। वृत्ताकार गति में क्या होगा, जो भी उसके हल्के पार्ट होंगे, मक्खन जो होता है वह केंद्र की तरफ इकट्ठा हो जाता है, उसको हम उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके केंद्राभिमुख बल के लिए और वृत्ताकार गति के लिए। अब इसी को और अच्छे से प्रमाणित करने के लिए हमें एक और पॉइंट पढ़ना है, उसे कहते हैं केपलर का नियम। अब केपलर का नियम क्या है, आपको पॉइंट ये सामने देखने को मिलेगा। आज का आपका अगला पॉइंट है केपलर का नियम, केपलर्स लॉ। दोस्तों ऐसा है, केपलर ने अपना नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पहले ही बना लिया था, लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाए। इन्होंने जिन सिद्धांत को दिया, जिन नियमों को दिया, उस नियमों के पीछे लॉजिक क्या है, रीजन क्या है, हुआ कैसे, ये पता नहीं था। किसको, केपलर को। इसलिए यह नियम तब तक पर्दे के पीछे रहा जब तक कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत और नियम नहीं आ गया। अब केपलर के 3 नियम हैं, तीनों नियम याद रखना। आपके एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है, 3 नंबर के लिए आता है, बड़ा सिंपल सा आता है, और अगर ब्लैंक में आता है, ट्रू फॉल्स में आता है, क्वेश्चन आंसर में आता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आपका है। केपलर का पहला नियम यह है, ब्रह्मांड में जितने भी पिंड होते हैं या जितने भी ग्रह होते हैं, उनकी कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में स्थित सारे पिंडों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं। अब ये आप समझ गए होंगे, इसमें और कोई लॉजिक नहीं है, पहला नियम यही है। हो गया, समझ गए, समझ में आया ना। ब्रह्मांड में स्थित सारे ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, नियम नंबर 1 हो गया। अब नियम नंबर 2 क्या है, नियम नंबर 2 कहता है, हाँ ये पहला नियम है, ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह गति करते हैं उनकी कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार होती हैं, और सूर्य जो है उसके किसी फोकल पॉइंट पर, फोकस बिंदु पर स्थित होता है, जैसे यहां पर है। नियम नंबर 2, कोई भी ग्रह, ये देखिए ग्रह से मिलाने, माने सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली ये रेखा है, जिसे हम त्रिज्या का नाम दे देंगे। ठीक है, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखाएं समान समयावधि में, माने समान समय में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती हैं, तय करती हैं, कवर करती हैं। मतलब ये आगे एग्जाम्पल मान लो, ये 5 सेकंड का टाइम है, आप देख रहे 5 सेकंड में ये जो पिंड ए से था चला गया बी में, तो आपका ये जो क्षेत्र बन रहा है इसका एक क्षेत्रफल कुछ आएगा। ठीक है, फिर अब यहां देखिए, यही पिंड ए से बी गया था, जब पिंड ए सी पर आया, सी से डी पर जाने में भी 5 सेकंड लगा उसको। तो ध्यान देना, जो क्षेत्रफल इस पार्ट का है, इस हिस्से का, मैं मान लेता हूं ओ ए बी का, जो क्षेत्रफल ओ ए बी का है वही क्षेत्रफल सी ओ डी का भी होगा, क्योंकि इसने 5 सेकंड का टाइम यहां लिया है, 5 सेकंड का टाइम यहां लिया है। उसी प्रकार से जब पिंड ई पर आता है, ई से लेकर एफ तक आने में जो क्षेत्रफल होता है, तीसरा पार्ट, वो भी क्षेत्रफल बराबर होगा। माने ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल बराबर ये क्षेत्रफल। आप यहां पर कैसे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे, सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखाएं समान समयावधि में समान क्षेत्रफल व्याप्त करती हैं। ठीक है, नियम नंबर 2 हो गया। अब आइए नियम नंबर 3। अब उसके पास देख लो, जो टाइम यहां पर होगा उसे टी से दिखाएंगे, और जो सूर्य से ग्रहों को मिलाने वाली रेखा है इसे हम त्रिज्या माने आर से दिखाएंगे, ये सब आर है। ठीक है, आर। अब ये टाइम है टी। अब इसमें तीसरा नियम में क्या बोला गया है कि किसी ग्रह के द्वारा लिया गया समय, किसी पिंड के द्वारा लिया गया समय का वर्ग t² समानुपात में होता है इसके त्रिज्या के घन के। ये नियम है तीसरा, या इसको हम
यूं कर सकते हैं टी स्क्वायर अपान आर क्यूब इक्वल टू के एक अचरांक है, ठीक है, के एक अचरांक है। मतलब सूर्य से पिंड को मिलाने वाली रेखा का घन किसी क्षेत्र को व्याप्त करने में लगे हुए समय के वर्ग के समानुपात में होता है। ये आपका तीसरा नियम हो गया। अब ये केपलर के 3 नियम आपने पढ़ लिए, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इससे संबंधित कोई भी बिंदु, कोई भी पॉइंट अगर आपको और जानना है कमेंट बॉक्स में जाकर के आप जरूर लिखिए, मैं आपको पॉइंट देने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।